नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और निरंतर आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, है ना। बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। साथियों, पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। अगर टाइम पीरियड है तो 1790 से 1792, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड रहा था, जो उसका समय युद्ध हुआ था, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक बात करें आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो डिवाइडेशन रहेगा हमारा वही 3 तरीके से रहेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके कारण क्या थे, ठीक है। इसके 3 कारण रहेंगे। फिर युद्ध का विस्तार पढ़ेंगे, युद्ध का विस्तार। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे युद्ध की समाप्ति। और इसकी समाप्ति हुई थी वो क्यों थी, श्री रंग पट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध क्या हुआ था बच्चों, समाप्त हुआ था। क्लियर। तो इस युद्ध को हमें 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। कारण पढ़ने हैं पहले, युद्ध का विस्तार पढ़ना है, देन युद्ध की समाप्ति जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हो गई थी। क्लियर। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। इनको जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें एक बार देख लेते हैं उनको, ठीक है। उनको समझ लेते हैं, फिर हम कारण को स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर आपसे पूछे कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हो इस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का वो था कॉर्नवालिस। कौन था बच्चों, कॉर्नवालिस, ठीक है। दूसरी बात, अगर अब आपसे पूछे मराठा पेशवा कौन था उस समय, मराठा पेशवा, तो आप इसको भी जानते हो। मराठा पेशवा कौन था, माधव राव सेकंड, या इसी का नाम मिलता है आपको माधव नारायण राव, ठीक है। ये पिछली बार आपको बता चुका हूँ वैसे। अगर हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद में निजाम कौन था इस समय, तो वही था आपका निजाम अली, निजाम अली। इसके बात करें अगर मैसूर की, तो मैसूर में कौन था, आप अच्छे समझते हो, टीपू सुल्तान, ठीक है। और आई थिंक दिख रहा होगा। और बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का बच्चा आपको मोहम्मद अली या मोहम्मद अली, ठीक है। जिसमें पूछा जाता है बस ये वाला पूछा जाता है, इनको इतना नहीं पूछता, ठीक है। जो पूछेगा आपसे भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय युद्ध हुआ था, ये पूछा जाता है। क्लियर। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कारणों से। तो स्टार्ट करते हैं, कारण हमारे क्या क्या कहाँ क्या रहे थे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें बच्चों कारण से। तो देखो, कारण, ठीक है। तो अगर कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण जो था उसको समझते हैं। सबसे पहला कारण क्या था, तो देखो सबसे पहला कारण बच्चों ये था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, ठीक है। 3 प्रमुख कारण थे जिसमें एक तत्कालीन कारण था, ठीक है। तो पहला कारण ये था कि हुआ क्या था कि जैसे आपका जिसमें क्या कहते हैं आपका दूत मंडल भेजना, दूत मंडल भेजना, डेलीगेट्स वगैरह समझ सकते हो आप, उसको भेजना। टीपू सुल्तान ने बहुत सारे देशों में अपने दूतमंडल भेजे थे अंग्रेजों के खिलाफ सहायता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और उसमें से 2 प्रमुख थे जिनको लेकर के चीज़ें विवादित हुई थी। एक तो था आपका कुस्तुनतुनिया
कुस्तुनतुनिया में जो भेजा था इसने वो भेजा था 1784-85 में, और दूसरा बच्चों भेजा था फ्रांस, और जो फ्रांस जो भेजा था बच्चों वो भेजा था आपका 1787। ठीक है, तो जब टीपू सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया फ्रांस अपने दूतमंडल भेजे और अन्य अफगानिस्तान वगैरह, अरब कंट्रीज़ वगैरह, मॉरिशस वगैरह बहुत सारी जगह भेजे थे। इन दूतमंडल भेजने के कारण क्या थे, अंग्रेज नाराज हो गए थे किससे, टीपू सुल्तान से। ठीक है, कुस्तुनतुनिया जो है बच्चों वर्तमान का, अगर मैं कहूँ ये वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान का आपने सुना होगा इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ पर है, तुर्की। वर्तमान में कुस्तुनतुनिया क्या है, इस्तांबुल तुर्की में, जो तुर्की का यूरोप वाला भाग है। आप जानते हो ना, तुर्की जो है यूरेशिया में आता है, यूरोप प्लस एशिया दोनों में आता है। तो तुर्की का जो यूरोप वाला भाग है वहाँ पर इस्तांबुल है। आपको डायग्राम में, एटलस में आप देखोगे जाकर आसानी से मिल जाएगा। क्लियर। तो पहला कारण ये था बच्चों, और दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण ये था कि हुआ क्या था कि अंग्रेजों द्वारा मैसूर से मतलब मैसूर राज्य को मित्र सूची से बाहर किया गया। ठीक है, सेकंड कारण ये था कि अंग्रेजों ने क्या करा था, जो मैसूर राज्य था उसको अपने मित्र सूची से बाहर कर दिया था। मित्र सूची का मतलब ये है कि जो भी अंग्रेजों के मित्र हुआ करते थे, मित्र राज्य हुआ करते थे, उनकी एक बाकायदा लिस्ट बनाई जाती थी, और उस लिस्ट को तैयार करते समय जो राज्य उसमें नाम आते थे उनके प्रति सहयोगात्मक नीति अपनाते थे कौन, अंग्रेज। लेकिन उस सूची से मैसूर राज्य को सब बाहर कर दिया गया। तो ये किसको बुरा लगा, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान समझ गया कि अंग्रेजों की नीति टीपू सुल्तान के प्रति सकारात्मक नहीं है, जिससे कि वो उससे लगने लगा था कि हाँ, इनसे हमारा युद्ध होना अब दोबारा से फिर अवश्य ही होगा। इसलिए वो प्रयास कर रहा था अन्य देशों से सहायता प्राप्त करने का भी। ठीक है, अब तीसरा कारण समझे, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे कारण पर आते हैं हम लोग। इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, यहाँ पर डायग्राम बनना भी जरूरी है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं पूरे को। तीसरा समझते हैं। तीसरा कारण देखो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर वर्तमान में केरल है, वर्तमान में क्या है, केरल। और यही केरल में यहाँ पर इस वाले भाग में एक राज्य था पहले, उस राज्य का नाम था ट्रावनकोर। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इस राज्य का डायग्राम पहले, ट्रावनकोर। ट्रावनकोर राज्य है। तो कारण में पढ़े, तीसरा कारण जानना चाह रहे हैं। तीसरा कारण क्या था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तीसरा कारण ये था, पहले आपको बताता हूँ फिर लिख के बताता हूँ। तीसरा कारण ये था कि ट्रावनकोर के राजा ने, यहाँ ट्रावनकोर राज्य था, इसके राजा ने क्या करा था, डचों से 2 नगर खरीदे थे। क्या खरीदे, 2 नगर खरीदे। उसमें से एक नगर का नाम था क्रेंगानूर, और बच्चों दूसरा था आपका जयकोटा, या इसको लिखा मिल जाता है आपका आईकोटा। ठीक है, तो ट्रावनकोर के राजा ने, ठीक है, डचों से 2 नगर खरीदे, एक क्रेंगानूर और एक जयकोटा या आईकोटा। और ये कहाँ पर आते थे, यहाँ आते थे, यहाँ कोचीन है, यहाँ पर क्या बच्चों, कोचीन। तो इस कोचीन के पास थे ये दोनों शहर। कहाँ थे, इस कोचीन के पास थे। ठीक है, तो जब ट्रावनकोर राजा ने इन दोनों शहरों को खरीद लिया, ठीक है, तो ये बात किसको बुरी लगी, टीपू सुल्तान को। क्यों बुरी लगी, टीपू सुल्तान का ये मानना था कि ये जो कोचीन वाला क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसूर राज्य का ही भाग है। वो इस कोचीन को अपने अधीन मानता था। यह एक प्रकार से कहा जाए कि जो ये दोनों नगर थे, ठीक है, वो डचों के अधीन तो थे, लेकिन वो अपने ही राज्य क्षेत्र में इनको समझता था। और दूसरी बात, डच इसको बेचना चाह रहे थे, तो टीपू सुल्तान इसको खरीदना भी चाह रहा था, लेकिन टीपू सुल्तान ना खरीद के इसको किसने खरीद लिया, ट्रावनकोर के राजा ने खरीद लिया। तो ये बात किसको बुरी लगी, टीपू सुल्तान को बुरी लगी। ठीक है, दूसरी बात, ट्रावनकोर राज्य जो था
ये किसका मित्र था बच्चों? ये मित्र था किसका? अंग्रेजों का। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये दोनों इसने खरीद लिए तो टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर के राजा से कहा कि भाई ये दोनों शहर डचों को क्या कर दे? वापस कर दे। लेकिन ट्रावनकोर के राजा ने वापस करने से मना कर दिया। और जब इसने मना करा तो हुआ क्या? अप्रैल 1790 में, ठीक है, अप्रैल 1790 में टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर राज्य पर क्या कर दिया बच्चों? अटैक कर दिया। क्लियर? और जब ट्रावनकोर राज्य पर अटैक हुआ तो ये बात बुरी लगी किसको? कहते हैं आपके कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो जब इसने दोनों शहर वापस करने से इनकार करा ट्रावनकोर के राजा ने, तो मजबूरन टीपू सुल्तान ने अटैक करा ट्रावनकोर राज्य पर, यानी कि यहाँ पर। और जब ये ट्रावनकोर राज्य किसका मित्र था? अंग्रेजों का मित्र था। और इस पर अटैक करना कॉर्नवालिस को अच्छा नहीं लगा और कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। क्लियर? तो बच्चे ये थे हमारे कारण। अब हम बात करते हैं युद्ध के विस्तार की, उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ें। ठीक है, तो देखो युद्ध को विस्तार को समझते हैं। इतना बड़ा युद्ध नहीं है, ये छोटा सा युद्ध था क्योंकि प्रथम द्वितीय ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो देखो हुआ क्या। अब हम बात कर रहे हैं युद्ध का विस्तार। ये क्या? युद्ध पर चर्चा। ठीक है, देखो अब हुआ, समझ लो मेरी बात को। 1790 में एक अंग्रेज था जनरल मीडोज। बच्चे इसने क्या करा? मैसूर पर अटैक करा। ठीक है, मैसूर डायग्राम अभी बता दूंगा आपको कहाँ पर है, दोबारा एक डायग्राम बनाऊंगा मैं भी। तो 1790 में जनरल मीडोज ने क्या करा? अटैक करा। किस पर अटैक करा बच्चों? मैसूर पर अटैक करा। ठीक है, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा और जनरल मीडोज क्या हुआ? पराजित हो गया। क्लियर? ये सफलता प्राप्त नहीं कर पाया तो मैसूर को नहीं जीत पाया। क्लियर? इसके पश्चात अब जब ये पराजित हो गया तो इसके पश्चात अब जो भारत में गवर्नर जनरल था कौन? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने खुद क्या करा? नेतृत्व संभाला और एक बड़ी सेना लेकर के कहाँ पर आ गया? मैसूर राज्य की ओर चल दिया। तो बात करते हैं मार्च 1791, मार्च 1791 में। ठीक है, कॉर्नवालिस के नेतृत्व में एक बड़ी सेना, ठीक है, मैसूर राज्य, एक प्रकार से कहा जाए तो उसकी राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम जा पहुंची। ठीक है बच्चों, तो मार्च 1791 में कॉर्नवालिस ने एक बहुत बड़ी सेना कहाँ पर आ गई? मैसूर राज्य पर अटैक कर दिया। और इस अटैक में टीपू सुल्तान बच्चों पराजित हो गया था, है ना? टीपू सुल्तान पराजित हुआ, लेकिन हुआ क्या कि जो टीपू पराजित हुआ था वो आपका मई में हुआ था। मई 1791 में टीपू सुल्तान पराजित हो गया। तो सीधी सी बात थी, जब पराजित युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाता। लेकिन हुआ क्या? कॉर्नवालिस को भी कुछ ज़रूरतें महसूस होने लगी थी। हुआ क्या? कॉर्नवालिस को वापस जाना पड़ा युद्ध में से। क्यों जाना पड़ा? कॉर्नवालिस की जो सैन्य मतलब आधारभूत चीज़ें थी, जो सैनिक सामग्री थी, जो सैनिक आवश्यकताएं थी, उन वस्तुओं की कमी होने लगी थी। और इन परिस्थितियों में अगर वो चीज़ें कम होने लगती तो सीधी सी बात है टीपू सुल्तान हावी हो जाता किस पर? कॉर्नवालिस पर। तो इसलिए मजबूरन कॉर्नवालिस को यहाँ से अपने आप को युद्ध से हटाना पड़ा। हाँ, ये था कि इस समय आपका टीपू सुल्तान पराजित हो चुका था। क्लियर? एक बात और, इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम दोनों ही किसके साथ थे? आपके अंग्रेजों के साथ थे। वो इस बार टीपू सुल्तान के साथ में नहीं आए थे। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर पराजित हो गया मई 1791 में। इसके पश्चात दोबारा फिर युद्ध हुआ। अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ? जनवरी 1792 में, जनवरी 1792, ठीक है, जनवरी 1792 में क्या हुआ? अंग्रेज प्लस मराठा और बच्चों प्लस कौन?
आपका निजाम, इन तीनों ने मिलकर के मैसूर पर आक्रमण किया। और मैसूर पर कहाँ पर बच्चों, उसकी राजधानी थी टीपू की श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के जनवरी 1792 में किसने, अंग्रेजों ने, मराठों ने, निजाम ने मिलकर के अटैक करा। किस पर अटैक कर दिया, मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर। और श्रीरंगपट्टनम को चारों ओर से क्या करा, घेर लिया गया। जब उसकी राजधानी टीपू सुल्तान की चारों ओर से घिर गई तो वो मजबूर था कि अब वो क्या करे, समर्पण कर दे, क्योंकि उसके पास जो बाह्य रास्ते थे या जो भी सामग्री बाहर से आ सकती थी या उसको जो भी हेल्प बाहर से कुछ मिल सकती थी, वो सभी रास्ते क्या हो चुके थे बच्चों, बंद हो चुके थे। तो मजबूरन टीपू सुल्तान को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और एक संधि करनी पड़ी, जिस संधि का नाम था आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये संधि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक थी, बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक थी, है ना, किसके लिए, टीपू सुल्तान के लिए। एक प्रकार से कहा जाए तो इसी संधि ने आधारशिला रख दी थी पूरी तरीके से किसकी, मैसूर राज्य की समाप्ति की। क्लियर। तो अब जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है युद्ध की समाप्ति यानी कि श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्लियर। चलो तो अब पढ़ते हैं हम श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि तो आपसे पूछे कब हुई थी, तो ये हुई थी मार्च 1792 में। आपसे पूछे किसके मध्य हुई थी, तो आपका आंसर होगा टीपू सुल्तान प्लस अंग्रेज। परिणाम क्या रहा बच्चों इसका, परिणाम ये हुआ कि थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त, ये इसका परिणाम रहा था। क्लियर। अब शर्तें क्या थी, कुछ शर्तें भी रही होंगी बच्चों। ठीक है, तो शर्तें मैं बताता हूँ, इसकी शर्त, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, इसकी शर्तें क्या थी, तो इसकी बच्चों दो शर्तें थी। ठीक है, दो शर्तें थी। पहली ये थी कि टीपू अपना आधा राज्य, ठीक है, अंग्रेजों को देगा, पहली शर्त ये थी। और दूसरा 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़, ठीक है, हर्जाना देगा, हर्जाना देगा। तो दो शर्तें तय हुई थी। पहली बात, टीपू अपना आधा राज्य किसको सौंपेगा, अंग्रेजों को सौंप देगा, आधा राज्य उसके हाथ से चला गया। और दूसरी शर्त यह थी 3 करोड़ रुपए हर्जाने स्वरूप किसको देना होगा, टीपू सुल्तान को देना होगा, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, टीपू सुल्तान सक्षम नहीं हो पाया किसमें, इस 3 करोड़ रुपए को देने में अंग्रेजों के लिए। तो इसलिए टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के अधीन मतलब बोलते हैं गिरवी टाइप का, या मतलब बंदी बना करके छोड़ना पड़ा। तो 2 बेटों को टीपू सुल्तान के अंग्रेजों ने बंदी बना लिया इस 3 करोड़ रुपए के बदले में। तो अब बाई चांस आपसे पूछ ले कि उसके 2 पुत्रों के नाम क्या थे, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक का नाम था खालिक, अब्दुल खालिक, पूरा नाम था उसका अब्दुल खालिक। और जो बच्चा दूसरा नाम था उसका नाम था मुईजुद्दीन। ये 2 पुत्र थे उसके, अब्दुल खालिक और मुईजुद्दीन। ठीक है, अब बात आई यहाँ तक, तो इस संधि से तो समाप्त हो गया। अब बात आई, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको, आधा राज्य सौंप देगा। तो फिर एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो उसके बाद जो मैसूर राज्य का विभाजन हुआ था उसमें से कौन सा क्षेत्र किस किस शक्ति ने प्राप्त किया था, मतलब मराठों को क्या मिला था, अंग्रेजों को क्या मिला था और निजाम को क्या मिला था। फिर एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको भी समाप्त कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, उसका डायग्राम बना लेता हूँ मैं छोटा सा एक। तो देखो बच्चों, इसी का पार्ट है, श्रीरंगपट्टनम संधि की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या, इस संधि के द्वारा 4 क्षेत्र थे। एक तो आपका मालाबार, एक आपका था कुर्ग, ठीक है, एक था आपका बारामहल,
और एक था आपका बच्चों डिंडीगुल। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र जो थे बच्चों, मैं इनके ये वर्तमान नाम लिख दे रहा हूँ आपको, जिससे कन्फ्यूज ना हो। मालाबार में आपको बताऊंगा, आप जानते हो। वर्तमान इसका जो नाम है कुर्ग का, वो है आपका कोडगु। कोडगु कहाँ पर है कोडगु? तो बच्चों ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, और ये तो आप जानते हो मालाबार तट कहाँ पर है? केरल। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप इसको। तो 12 महल की बात करें तो 12 महल का वर्तमान जो नाम है वो आता है धर्मापुरी। डिस्ट्रिक्ट है ये किसका? तमिलनाडु का। TN तमिलनाडु। डिंडीगुल वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र जो थे ये किसको मिले बच्चों? ये चारों मिले अंग्रेजों को। ये किसको प्राप्त हुए बच्चों? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को प्राप्त। ठीक है, और दूसरा मैं आपसे बताऊं तो जो आपकी एक नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी से उत्तर का क्षेत्र, ये बच्चों प्राप्त हुआ किसको? मराठा को। तुंगभद्रा रिवर है, अभी डायग्राम बना के ये सब दर्शाऊंगा, अभी चिंता ना करो। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी है, उससे उत्तर का जितना भी क्षेत्र था वो सारा का सारा किसको मिला था? मराठों को मिला था। और एक नदी है बच्चों आपकी पेन्नार, पेन्नार से कृष्णा। पेन्नार नदी से लेकर के, पेन्नार नीचे उसके ऊपर कृष्णा, तो पेन्नार नदी से लेकर कृष्णा तक का जितना भी क्षेत्र था वो सारा का सारा किसको मिला बच्चों? निजाम को। ठीक है, अब मैं इनका डायग्राम बना रहा हूँ। ये 4 क्षेत्र अंग्रेजों को मिले थे ऊपर के टॉप। तुंगभद्रा नदी के नॉर्थ में किसको मिला? मराठों को मिला। और पेन्नार से कृष्णा किसको मिला? निजाम को मिला। ठीक है, अब इनका डायग्राम बना लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करूँगा तो आपको दिखता रहेगा। इसको रफ कर दे रहे हैं, स्पेस हमें लिखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ डायग्राम ले लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। और जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बना रहा हूँ, मतलब आज के वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका केरल राज्य, वर्तमान का हमारा केरल राज्य ये है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से भारतीय एक राज्य है, उसका नाम आप जानते हो, उसका नाम क्या है? तमिलनाडु। और बच्चों इस प्रकार से एक राज्य हमारा यहाँ पर है, कुछ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है हमारा? आपका क्या कहते हैं इसको? कर्नाटक। क्लियर, ये कर्नाटक हो गया। और इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसा इसको मान लो, ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। क्लियर, केरल, ये केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, अब इन 4 क्षेत्रों को पहले समझते हैं। मालाबार तट, तो देखो बच्चे यहाँ पर ये जो था आपका, ये ट्रावणकोर राज्य था। ये क्या था आपका? ट्रावणकोर राज्य। और ये पूरा का पूरा जितना क्षेत्र है ये वाला, ये सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। मतलब केरल का जितना भी ये पूरा तटीय भाग है वो सारा का सारा आपका मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, तो ट्रावणकोर राज्य के अतिरिक्त जितना भी क्षेत्र था, जितना भी क्षेत्र था ये सब ट्रावणकोर राज्य, और इसके ऊपर को जितना भी क्षेत्र बचा वो सारा का सारा क्या था? मालाबार तट का जितना भी अवशेष भाग था वो सब किसको मिल गया? अंग्रेजों को। और ये किसके अधीन था? पहले टीपू सुल्तान के अधीन था। तो ये वाला क्षेत्र सब किसको मिला बच्चों? ये सारा का सारा मिल गया किसको? अंग्रेजों को। तो एक हो गया हमारा मालाबार। तो एक तो मालाबार किसको मिला बच्चों? तो ये मिला अंग्रेजों को। दूसरा में लिखा है मैंने कुर्ग। कुर्ग देखो यहाँ पर ये जो इसका बॉर्डर है, यहीं पर आप यहाँ देखोगे तो ये कुर्ग है। वर्तमान नाम क्या बच्चों इसका? कोडगु। मैंने बता दिया आपको वर्तमान नाम क्या है इसका? कोडगु। तो ये कुर्ग वाला क्षेत्र भी किसको मिल गया बच्चों? ये भी मिल गया अंग्रेजों को। ठीक है, यहाँ तमिलनाडु में यहाँ डिस्ट्रिक्ट है डिंडीगुल, तो ये बच्चा आपका डिंडीगुल, ये हो गया आपका डिंडीगुल तमिलनाडु में। और बच्चों यहाँ पर है आपका 12 महल। 12 महल वर्तमान इसका नाम है बच्चों धर्मापुरी। ये दोनों 12 महल और डिंडीगुल कहाँ पर हैं? दोनों ही बच्चों तमिलनाडु में है। क्लियर, तो 4 क्षेत्र मालाबार, कोडगु वर्तमान का कोडगु, प्राचीन नाम कुर्ग, डिंडीगुल, 12 महल वर्तमान धर्मापुरी, ये 4 क्षेत्र किसको मिले? अंग्रेजों को मिले। और आप जानते हो अगर उस समय की बात करूं तो यहाँ पर ये वाली जो पट्टी है, इस प्रकार से पट्टी डॉट डॉट बना खींच दे रहा हूँ, ये वाला जो भाग था उस समय, ये वाला भाग, ये सारा का सारा किस में आता था बच्चों? ये सारा का सारा कर्नाटक राज्य है। उस समय कर्नाटक राज्य की बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी की या 19वीं शताब्दी की लगभग बात आ रही है। तो ये सब कर्नाटक राज्य था। तो ये वाला सारा क्षेत्र मैसूर राज्य से बाहर था, यहाँ तक का ये वाला क्षेत्र मैसूर राज्य में था। तो ये किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। अब मैंने एक बात कही कि तुंगभद्रा नदी, ये रही बच्चों तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी, और यहाँ से आ रही है बच्चों आपकी कृष्णा। ये कौन सा नदी आ रही है? कृष्णा। ये होगी आपकी कृष्णा।
ये तो आपको पता कहाँ से निकलती है कृष्णा, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर का ओरिजिन पॉइंट है या उद्गम स्थल है, कहाँ पर है, MS मतलब महाराष्ट्र। तो कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और ये बच्चों क्या है, ये आपकी तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। कई बार वैसे भी जीएस में पूछा जाता है तुंगभद्रा किसकी सहायक है, तो तुंगभद्रा जो रिवर सहायक है वो किसकी है, कृष्णा नदी की सहायक है। तो मेरी बात समझने में ये बताना चाह रहा था कि तुंगभद्रा नदी के नॉर्थ में जितना भी हिस्सा था वो सारा का सारा किसको मिल गया बच्चों, यहाँ से तुंगभद्रा नदी से ऊपर के जितना भी हिस्सा था, चाहे वो कृष्णा के आसपास का, चाहे कृष्णा से ऊपर जितना भी था, सारा का सारा किसको मिला, मराठों को। तो बच्चों यहाँ पर किसका अधिकार हो गया, मराठों का। ठीक है, अब एक नदी यहाँ पर इस प्रकार से, इस नदी का नाम है पेन्नार। इसका नाम क्या बच्चों, पेन्नार। पेन्नार से, और ये क्या आपके बच्चों, ये कृष्णा, तुंगभद्रा तो यहाँ मिल गई, यहाँ समाप्त, कृष्णा ये आ रही है, ये कृष्णा जा रही है, और ये सब क्या है यहाँ पर कृष्णा का डेल्टा, ये कृष्णा डेल्टा हो गया। तो पेन्नार से कृष्णा के बीच वाला जितना भी भाग था ये सब किसको मिल गया बच्चों, निजाम को। क्लियर। तो अब मेरी बात समझना, अब जो उसके पास बचा, तो ये वाला सेक्शन तो बचा तुंगभद्रा से नीचे का, यहाँ से इधर को, इधर से यहाँ से ये वाला क्षेत्र, बस। अब इस क्षेत्र में मैसूर राज्य सिमट गया। ठीक है, अब सीमाएं जो थी मैसूर राज्य की वो इस वाले क्षेत्र में थी, और बाकी सभी राज्य क्या हुआ, उसका छीन लिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, मराठों के द्वारा और निजाम के द्वारा। क्लियर बात समझ में आ गई। तो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के पश्चात केवल इतना वाला भाग ही किसके अधीन रह गया, अब मैसूर राज्य का अधीन रह गया, बाकी सारा क्षेत्र क्या होगा, उससे बाहर हो चुका था। क्लियर। तो ये थी आपकी, ये था आपका तृतीय अंगल मैसूर युद्ध जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है, और इस जब ये युद्ध समाप्त हो गया था और कॉर्नवालिस जीत गया था, तो उसने एक स्टेटमेंट कहा था कॉर्नवालिस ने, वो ये कहा था कि मतलब हमने अपने दोस्तों को बिना मजबूत बनाए, दोस्त मतलब कौन थे, मराठा निजाम, उनको स्ट्रांग बनाए बिना ही अपने शत्रु को क्या बना दिया, कमज़ोर बना दिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कॉर्नवालिस का इस युद्ध के विषय में कहा जाए तो पूछ सकता है आपसे कि कॉर्नवालिस ने किस युद्ध के संबंध में ये कहा था, या स्टेटमेंट दे देगा आपको कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। ठीक है, किसके युद्ध में कहा था, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में कहा था, किस संधि के बाद कहा था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के पश्चात कहा था। क्योंकि एक बड़ी पावर अगर साउथ इंडिया में टक्कर देने वाली थी, है ना, इस समय, तो बस ये कौन थे, टीपू सुल्तान ही था। मेरे हिसाब से शायद नॉर्थ में भी इस समय बच्चों को था ही नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1790-92 की। तो आप 90-92 में जानते हो कि इस समय आपका बंगाल पूर्ण तरीके से इनके अधीन था, और मुगल सम्राट भी 1803 में जाकर के इनके कहीं ना कहीं अधीन आ जाएगा, सिक्के फिक्के बंद हो जाते हैं उसके भी। ठीक है, तो अब इनको टक्कर देने वाला पूरे भारत में कोई नहीं था, कहीं से कहीं तक भी। तो सबसे बड़ी पावर जो थी अब अंग्रेज बन चुके थे, इनको टक्कर देने वाला था वो टीपू, और टीपू भी क्या हो गया बच्चों, पराजित हो गया था। क्लियर। तो ये जान देते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका चतुर्थ अंगल मैसूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बात और बच्चों, बात आई नोट्स की, कि सर नोट्स कैसे बनाए। कुछ बच्चों ने पर्सनली फ़ोन करके बताया था, व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो जैसे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ ना, जैसे मान लो कारण बताए तो आप कारण के नोट्स बना लो। अब रही बात युद्ध का विस्तार, उसको नोट्स कैसे बनाएं, तो आप प्रॉपर एक कहानी टाइप में उसको नोट्स बना सकते हो कि, है ना, कारणों के बाद आप लिख सकते हो युद्ध का विस्तार हेडिंग डाल करके। तो आप उसमें ऐसे लिख सकते हो कि 1790 में, है ना, कर्नल मिडोज द्वारा या जनरल मिडोज द्वारा मैसूर को जीतने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा। इसके पश्चात कॉर्नवालिस के नेतृत्व में एक बड़ी सेना जो मार्च 1791 में, है ना, श्रीरंगपट्टनम के आसपास पहुंच गई, और इस सेना ने मई 1791 में टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया। लेकिन कॉर्नवालिस को इस युद्ध से वापस लौटने पड़ा, जिसका कारण उसकी सैनिक आपूर्तियों या सैनिक आवश्यक वस्तुओं की कमी होना था, जिसके कारण, है ना, और कमी होना था। इसके पश्चात जनवरी 1792 में एक बार पुनः निजाम, मराठा और अंग्रेजों ने संयुक्त रूप से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया, और श्रीरंगपट्टनम को चारों ओर से घेर लिया, जिससे टीपू सुल्तान का वाह्य संचार, है ना, के साधन तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई, जिसके कारण अंततः, है ना, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी, और वह संधि श्रीरंगपट्टनम के रूप में जानी जाती है। क्लियर। फिर आपकी हेडिंग हो जाएगी श्रीरंगपट्टनम की संधि, और फिर उसमें आप वर्ष डाल दो, पॉइंट बना किस वर्ष हुआ था, किसके मध्य हुई थी, क्या शर्तें थीं,
और किसको कौन कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था, जो मैंने बनाया इस तरह के डायग्राम बना के ख़त्म कर दो। तो नोट्स इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर मैं आपको लिखवाने लगूँ नोट्स तो बहुत लंबा फिर लेक्चर हो जाएगा। तो जो युद्ध मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है युद्ध आप कम से कम ना तो और एक्स्ट्रा जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो बस जो कहानी मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, उसी को आप ना एक कहानी के रूप में, जैसे धागा नहीं होता धागे में माला बनाते हैं, उस प्रकार से आपस में जोड़ करके आप उनको खुद से बढ़िया से नोट्स बना दो, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया ऐसे नोट्स बनाना कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आई कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाओ इस तरीके से बढ़िया से। मैंने आपसे वादा किया है मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा, क्लियर। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के साथ, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी उसमें चतुर्थांगल मैसूर युद्ध को डिस्कस करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से पुनः एक बार फिर इस मैसूर राज्य में वाडियार वंश की स्थापना हुई थी, है ना। दोबारा से फिर अंग्रेजों ने वाडियार वंश के राजा था कृष्ण, उसको दोबारा से गद्दी पर बैठाल दिया था, और उसके साथ ये हमारा टॉपिक मैसूर राज्य कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इन राज्यों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका बंगाल। तो इसके बाद जो मैं आपका स्टार्ट करूँगा बंगाल राज्य को ही स्टार्ट करूँगा। उसमें आपको बंगाल राज्य की स्थापना से लेकर के, ठीक है, यानी कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, इन सब से स्टार्ट करके आपको ले जाऊँगा कहाँ तक, पूरा आज़ाद मतलब फ्लासी बक्सर सारा पढ़ने के बाद हम पूरा बंगाल पे अधिकार हो जाएगा, किस प्रकार से अधिकार हुआ था उसको पूरा जानेंगे। मीर जाफ़र, मीर कासिम, इन सबको, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, सबको बढ़िया से डिस्कस करेंगे। मतलब जो अब आपका एक वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है बंगाल राज्य शुरू होगा, ज़बरदस्त होने वाला है ना। क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे सिविल के एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम हो, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और मैं भी आपको बहुत अच्छे से उसको टॉपिक को पढ़ा दूंगा, क्लियर। तो लास्ट में फिर यही सब बातें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करो बच्चों, आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस इतना सा कर दीजिए, इस सब, है ना। तो ये चीज़ें मैं और अच्छे से बेहतर आपके लिए कर पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, मैथ्स की वीडियो रेगुलर अपलोड हो ही रही है। थोड़ा अभी कोचिंग ओपन नहीं हो पाए हैं, जैसे कोचिंग खुलेंगे तो मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करा दूंगा, रीजनिंग स्टार्ट करा दूंगा, जीएस में खुद करा ही रहा हूँ। हो सकता है कुछ दिनों में, अगले 10-15 दिन में मैं खुद इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाला हूँ आपके साथ में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ मैं आधुनिक भारतीय भूगोल को भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सोचो जब मैं हिस्ट्री में इतना डायग्राम का यूज़ करता हूँ तो ज्योग्राफी में कितना डायग्राम का यूज़ करता हूँ, है ना। तो ठीक है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी ज़बरदस्त एकदम, मतलब सुपर तरीके से, है ना। आपने यूट्यूब पर बहुत से लोगों से पढ़ी होगी, लेकिन एक बार मैं भी आपको पढ़ा कर दिखाऊंगा, हाँ कुछ है, आपको लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग, ओके।